हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि भारत के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की स्थिति जो है वो अभी करेंटली क्या चल रही है। ठीक है, उसमें हमने ये देखा था, इस चैप्टर ने हमें एक चीज़ बताई थी कि देखो, दो चीज़ें होती हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर खर्च करना, फिर चाहे वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर हो यानी कि आपके मम्मी पापा आपके ऊपर करें, घर परिवार वाले करें, या फिर वो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो यानी कि आपके देश की सरकार आपके लिए करे। अगर हम भारत के कंटेक्स्ट के अंदर स्पेसिफिक बात करें तो भारत की सरकार और माँ बाप किसी भी कंट्री के हो चाहे, लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया के परस्पेक्टिव से बात करें तो एजुकेशन और हेल्थ को, या इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट को, इसके ऊपर एक्सपेंडिचर को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है। ठीक है, हेल्थ सेक्टर के बारे में राइटर ने हमें बताया था कि हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर बात करेंगे। हम बात कर रहे थे एजुकेशन सेक्टर के बारे में, और हमने ये देखा था एजुकेशन के क्षेत्र में जो भारत है उसने बड़ी सारी बॉडीज इस्टेब्लिश कर रखी हैं। ठीक है, हेल्थ के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत देखा था कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो दिक्कत वाली बात ये कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जैसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स होते हैं, उनको सिर्फ अमीर आदमी या फिर अपर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं ऑपरेशन वगैरह वहाँ पर करवाना या फिर दवाइयाँ वगैरह वहाँ से लिखवाना। सरकार की तरफ से जो हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह जो ऑफर करी जाती हैं, या फिर जो मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करी जाती हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर इतनी अच्छी क्वालिटी की व्यवस्था जो है वो नहीं होती हैं। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी थी कि राइटर हमें बताते हैं यहाँ पर, और ये चीज़ रियलिटी भी है कि अगर आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में स्वास्थ्य और शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हो और कह रहे हो कि हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप क्वालिटी नहीं दे पा रहे हो ना, तो फिर वो चीज़ फिर जनता को नहीं देनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पर एक वर्ड था, लाइन थी, कहाँ गया, गिरा, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बहुत मैटर करता है। ठीक है, और गवर्नेंस के क्षेत्र में भी सरकार को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। लाइक हम जानते हैं जैसे एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स की बड़ी सारी ब्रांचेस भी हैं ऑल ओवर इंडिया। सरकारी अस्पताल है, फ्री में इलाज हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप जानते हो ये कहना थ्योरेटिकली बहुत आसान है कि फ्री में इलाज हो जाता है। एम्स में जब बेड किसी को मिलता है तो वो बिना अप्रोच के नहीं मिलता है, आपको किसी न किसी बड़े नेता से, अधिकारी से, डीएसपी, एसडीएम, एसपी, कोई पॉलिटिशियन, एमएलए, विधायक वगैरह, जान पहचान का अस्पताल का कोई प्रशासन का कोई डॉक्टर हो, फ़ोन करवाना पड़ेगा, तभी ये ग्राउंड रियलिटी पे काम होते हैं। हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। कहने को कोई कितना मर्जी कह ले कि हाँ इसमें इलाज फ्री हो जाता है, तो आप ये थोड़ी ना कि आप चले जाओगे वहाँ पर आपके स्वागत के लिए फूल बिछाकर खड़े रहेंगे, आओ इलाज करवा लो फ्री में। बेड मिलने तक की देरी होती है, तब तो इलाज फ्री हो जाता है, लेकिन अब गरीब इंसान अप्रोच कहाँ से लगाए, किसको फ़ोन करे, वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही कर सकता है, और हमारे देश में हाथ जोड़ने से काम नहीं चलता है। ठीक है, ये गवर्नेंस जो है ये चेंज होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम एक इसी के एक्सटेंशन में एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर ही। हेल्थ के बारे में तो क्योंकि चैप्टर नंबर 8 में हमें बताया जाएगा, तब हम उसको कनेक्ट कर लेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से। हम बात करते हैं शिक्षा का जो क्षेत्र है इसकी व्यवस्था क्या है भारत के अंदर। वैसे तो हम लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं एजुकेशन के मामले में। सरकार का एक्सपेंडिचर जो है वो आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक कैसा रहता हुआ है, क्या उसमें सच में जैसे लिखा हुआ है ग्रोथ, तो ग्रोथ हुई है क्या? अब वो ग्रोथ जो हमें समझनी है वो ऐसे भी समझनी है, क्या ये ग्रोथ कॉन्टिन्यूस है, कि जैसे अगर हम माने 1947 या 1950 को माने, 1947 या 1950 को जैसे अगर हम माने कि एक डायग्राम मैं आपको कहीं बनाकर दिखाता हूँ, जैसे 1950 मान लेते हैं, चलो ठीक है, और अभी तक 2024 तक, तो ये एजुकेशन के मामले में सरकार का जो खर्चा है उसके अंदर जो ग्रोथ है वो क्या ऐसी होती हुई आई है, या फिर ये जो ग्रोथ है ये इसने सेटबैक लिए हैं और फिर धीरे धीरे करके बढ़ी है, या फिर ये ग्रोथ रोलर कोस्टर राइड लेते हुए आई है, कभी ज़्यादा कभी कम, किसी सरकार के अंदर कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। कुछ सरकारें ऐसी रहीं जहाँ पर एजुकेशन के क्षेत्र में एक्सपेंडिचर बिल्कुल लो पॉइंट्स पर रहा, इन पॉइंट्स पे ना मात्र के बराबर
उन सरकारों ने इस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन बहुत सारी सरकारें ऐसी थी जिसने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करा और उसने हद से ज़्यादा खर्चा करा, हाई पॉइंट्स पे रखा एजुकेशन के एक्सपेंडिचर को। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो तीन तरीके के, ये जो तीन टाइप्स के ट्रेंड्स जो हैं हमारे पास, इनमें से कौन सा ट्रेंड एजुकेशन के क्षेत्र में रहा है। देखो, इतना तो समझते ही हो गया आप गुंजन फायका कि कोई भी चीज़ हमारे देश में, और भारत ने जहाँ से शुरुआत करी थी अपनी फ्रॉम, देखो एलडीसी का स्टेटस तो ठीक है भारत का कभी नहीं रहा, लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्री ज़रूर रही है ना, तो काइंड ऑफ वही हो जाता है। वैसे तो चलो डेवलपिंग कंट्री बोल देते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, और डेवलप्ड नेशन अभी बना नहीं है, लेकिन ऐसे देशों में एक जो सबसे पहले जो हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं फायका, ऐसा तो नहीं रह सकता ना वो कि लगातार मतलब वो फर्स्ट बढ़ते ही चला जाए। रियलिस्टिक तो हमें ये लगता है ना सेकंड वाला कि सेटबैक है, लेकिन आगे चलकर सरकारें सोच रही कि और खर्चा बढ़ाना है इस क्षेत्र के ऊपर, है ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और करनी है। और अलग अलग सरकारों या फिर राजनीतिक माहौल जैसा देश में होता है उसके बेसिस पर ही भी हो सकता है कि तीसरा ट्रेंड ऐसा रहो कि रोलर कोस्टर राइड रही हो, कभी कम कभी ज़्यादा। सवाल मेरा ये आप लोगों से, सरकार ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को देखते हुए एजुकेशन पे खर्च कर रही है, हेल्थ में भी खर्च कर रही है, लेकिन हेल्थ का पैरामीटर हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सरकार खर्च ही क्यों कर रही है बताओ? अगर सरकार ना भी खर्च करे उसका कोई कुछ कर सकता है क्या? एजुकेशन के मामले में सरकार का जो पूरा एक्सपेंडिचर है वो उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, वो पूरा उसकी जेब से जा रहा है। सरकार चाहे तो उतने में ब्रिजेस बनवा सकती है, एयरवेज बनवा सकती है, रोडवेज बनवा सकती है, रेलवेज बनवा सकती है, बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप करवा सकती है। तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार क्यों डेवलप करवा रही है? हेल्थ और एजुकेशन क्यों इस पर सरकार, हमारी भारत की सरकार इतना ध्यान क्यों दे रही है? क्यों ये ज़रूरी है डिस्कशन करना कि जो एजुकेशन के क्षेत्र में या हेल्थ के क्षेत्र में सरकार की तरफ से जो खर्चा है वो बढ़ता चला जाए? ये ग्रोथ वर्ड क्यों जरूरी है इसके साथ अटैच करना? ऐसा क्या है भारत के अंदर, क्या मिस कर रहे हैं, कौन सा टाइम बॉम्ब पे हम लोग बैठे हुए हैं? कोई बता सकता है आप में से? अगर ग्रोथ करनी है तो भाई कोई जल्दबाजी तो होगी ना कि ग्रोथ करनी है। हम सेम लेवल को नहीं मेंटेन करके रखते हैं। सेम लेवल तो देखो, आपका आंसर तो यही होगा कि सर हम अभी उतने लेवल तक पहुंचे नहीं है जहां पर सारे लोग एक जैसे एजुकेटेड हो या फिर देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हो। लेकिन ये ग्रोथ वर्ड क्यों अटैच है? गुड, एक सेकेंड, हाँ क्या कह रहे हो मयूर? हाँ, ये ग्रोथ जरूरी है। तो यूथ यूथ क्या कर सकेगा? मयूर कह रहा है कि हमारे देश में ज़्यादातर अब जो आबादी है वो यूथ पॉपुलेशन है ना। और इसको हम क्या कहते हैं मयूर? अगर हम यूथ की पोटेंशियल का फ़ायदा उठा सके तो हम क्या कहते हैं इसको? डेमोग्राफिक डिविडेंड में हमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट, डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किसकी तरफ करनी चाहिए? यूथ की तरफ। क्यों? भारत को इस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पर फोकस क्यों करना चाहिए? कंट्री के एसेट है, कंट्री के एसेट तो बाकी लोग भी हैं। टर्शरी सेक्टर, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या बुराई है? नहीं, देखो सारी बात आंसर आपके ठीक है। आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस क्यों भूल रहे हो? मैंने मयूर कितने अच्छे से आपको कवर करवाया था इंटरनेशनल रिलेशंस जब मैंने आपको पढ़ाया था। दुनिया की विभिन्न कंट्रीज अब ओल्ड एज डेमोग्राफिक ट्रेंड की तरफ बढ़ चली हैं। वहां पर फायका दुनिया की विभिन्न जो कंट्रीज है, जापान, अमेरिका वगैरह, या इवन चाइना, पता है इनके साथ दिक्कत क्या है फायका? इनकी आबादी बूढ़ी हो चली है और उस ट्रेंड को चेंज करने में इनको टाइम लगेगा। वरना आपको लगता है कि चाइना में एकदम से ऐसा क्या हो गया प्रशासन को कि 2 चाइल्ड पॉलिसी से 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दी चाइना ने? सॉरी, 1 चाइल्ड पॉलिसी से 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दी। 1 चाइल्ड पॉलिसी थी ना कि एक ही बच्चा आप कर सकते हो। क्यों कर दिया चाइना ने ऐसा? खत्म हो जाएंगे। और बूढ़े लोगों के पास पोटेंशियल नहीं होती, बूढ़े लोग इकोनॉमी के प्रोडक्टिव एसेट नहीं होते, ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर सकते, उनके अंदर वो एंथुसियाज्म नहीं होता, उनके मन और शरीर के अंदर वो गर्मी नहीं होती जिससे वो कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव सोच सके, है ना। भारत के पास लेकिन ये फायदा है, भारत के पास ये फायदा है। इकलौती ऐसी कंट्री है भारत जिसमें
हमारी पॉपुलेशन यंग एज की रहेगी 2050 तक, तो हमें यूथ की इस पोटेंशियल को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मयूर ने बोला ये इकोनॉमी के प्रोडक्टिव एसेट है, बिल्कुल सही है। लेकिन यूथ हमारा कहाँ लगा हुआ है मयूर? देश तो चलो इंस्टाग्राम में है ना, रील्स देखने में, ठीक है। और ईशा कुछ लोग स्नैपचैट पे भी लगे रहते हैं, है ना। तो ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, तो डू यू नो हाउ मच द गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन एजुकेशन? दिस एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज एक्सप्रेस इन टू वेज। क्या? टोटल एक्सपेंडिचर सरकार का जितना है, जैसे मान लो ये है टोटल एक्सपेंडिचर, इस टोटल खर्चे में से सरकार एजुकेशन का खर्चा कितना कर रही है। ये पिंक कलर का जो बॉक्स है वो टोटल एक्सपेंडिचर है, और उस टोटल एक्सपेंडिचर में से ये एजुकेशन जो सेक्टर है इसके ऊपर सरकार कितना खर्चा कर रही है, तो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और दूसरा तरीका ये होता है जितनी जीडीपी है, अब जीडीपी ऑब्वियस ही बात है, जीडीपी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सेक्टर्स, राइट। सारे सेक्टर्स की ग्रोथ और उसको कंबाइन कर दो तो आपके पास जीडीपी आ जाता है। जीडीपी का जो शेयर है, सरकार ये शेयर एजुकेशन के क्षेत्र में कितना एलोकेट कर रही है, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। दो तरीके हैं, सरकार का टोटल खर्चा, उसमें से शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कितना खर्चा करा, यह है पहला तरीका एक्सप्रेस करने का, जानने का कि सरकार कितना खर्च कर रही है, फिर प्रीवियस सरकारों ने कितना करा, करंट सरकार कितना कर रही है, करंट सरकार कितना कर रही है, प्रीवियस सरकारों ने कितना करा। ये कंपैरेटिव एनालिसिस जानने का पहला हथकंडा है, पहला तरीका है, पहला मेथड है। दूसरा है जितनी जीडीपी जनरेट करती है सरकार, और जीडीपी का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है कैलकुलेट करने का? एनुअल फाइनेंशियल ईयर, है ना। उसमें से उस जीडीपी ग्रोथ का बेनिफिट कितना परसेंट एजुकेशन की तरफ, एजुकेशन सेक्टर की तरफ एलोकेट करा जाता है, ये दूसरा तरीका है। तो अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो ये पहला वाला जो मैंने तरीका बताया है कि टोटल खर्चा, उसमें से शिक्षा के क्षेत्र में सरकार जो जितना खर्चा कर रही है, इट इंडिकेट्स, ये हमें साफ साफ तरीके से दिखा देता है। जैसे मतलब मान लो सरकार के पास टोटल जो बजट है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, वो है 100 करोड़, एग्जांपल के लिए मान लो 100 करोड़। उसमें से सरकार, दो सरकारें, एक है सरकार जो कि 2010 से 2020 तक चली, दूसरी है सरकार जो 2020 से 2030 तक चली, ठीक है। जो पहली सरकार है ये, इसने 100 करोड़ में से एजुकेशन के ऊपर लगातार 10 साल तक खर्च करा, $0.5 करोड़, और इस सरकार ने खर्च करा 2.5 CR। आप क्या बता सकते हो कौन सी सरकार ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र को इंपॉर्टेंस दे रही है, ए या बी? बी, सिंपल क्राइटेरिया, बस यही समझाना चाह रहा था मैं आपको। तो द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेट्स इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स बिफोर द गवर्नमेंट। अब हमेशा ऐसे प्रिसाइजली नंबर नहीं होता, जैसा कि मैंने यहां पर तो आपको नंबर में दे दिया, ये ना परसेंटेज की टर्म्स में एक्सप्रेस करा जाता है, ठीक है। कि ये है सरकार के पास, आप ऐसा मान लो 100% बजट, ये है सरकार का 100% बजट, कन्वर्ट कर लो इसको ऐसे करके, 0.5% ए सरकार पूरे पैसे को, पूरे पैसे में से 0.5% खर्च कर रही है एजुकेशन के क्षेत्र के ऊपर, और शिक्षा क्षेत्र में सरकार भी जो है वो 2.5% जो टोटल जो पैसा है, जो एक्सपेंडिचर है, जो बजट है उसका, वो खर्च करने को तैयार है। नहीं नहीं, आउट ऑफ द पॉकेट तो इंसान के उसको कहते हैं जो प्राइवेट पर्सन्स होते हैं। हाँ
हाउस होल्ड को कहते हैं। सरकार आउट ऑफ द पॉकेट तो मतलब बोरो करके कर सकती है, लेकिन सरकार बेवकूफ़ी ऐसी करती नहीं है। फिर बोरोड अमाउंट नहीं होता है। हम एक बार भुगत चुके हैं ना, एक बार 1990 से पहले, जब हम लोग लोन भी लिए जा रहे थे और उससे वो बेसिक नेसेसिटीज़ लोगों की और ये स्कीम्स वगैरह चलाने में पैसा खर्च करे जा रहे थे। तभी तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने प्रेशर बनाया था कि भाई हम आपको लोन देंगे, ऐसे हवा में नहीं देंगे, पहले हम देखेंगे कि आपकी हैसियत है वापस करने की उस प्रिंसिपल अमाउंट को अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अमाउंट। तो उसने देखा कि नहीं कर सकता भारत, तो फिर उसने, आप जानते हो, इकॉनमी के दरवाजे खुलवाए थे और बहुत सारी चीज़ें चेंज करवाई थी। तो परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ GDP दूसरा जो क्राइटेरिया है, लेकिन ये भी परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर जाता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम बात करते थे शिक्षा के ऊपर कितना खर्चा आउट ऑफ द टोटल खर्चा जो सरकार के पास अवेलेबल है, और यहाँ पर पूरी GDP में से GDP का कितना शेयर शिक्षा के प्रति ओरिएंट करा जा रहा है, एलोकेट करा जा रहा है। कितना शेयर पूरे सरकार का जो GDP का जो शेयर है उसमें से GDP में से कितना शेयर शिक्षा के क्षेत्र को मिलेगा। ठीक है, तो इट एक्सप्रेसेस हाउ मच ऑफ पीपल्स इनकम इज बीइंग कमिटेड टू। अब पीपल्स इनकम यहां पर क्यों बोल रखा है, क्योंकि GDP सरकार कैसे जनरेट करेगी, टैक्स वगैरह लगाकर, ये सब है ना, टैक्स एंड नॉन टैक्स जो सोर्सेज हैं रेवेन्यू कलेक्शन के। इट एक्सप्रेसेस हाउ मच ऑफ पीपल्स इनकम इज बीइंग कमिटेड टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। तो अगर हम बात करें 1952 से लेकर 2014 तक एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये इंक्रीज हुआ है 7.92%, जो कि जो 1952 में चलता था 2014 तक 15.7% है। एंड एज अ परसेंट ऑफ GDP के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करें हम, ये एक्सप्रेस करने के बस एक तरीके हैं। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा कि सर उसके फिगर्स अलग क्यों, उसके अलग क्यों, क्योंकि हम पैरामीटर अलग ले रहे हैं, मेथड अलग ले रहे हैं इस वजह से। ठीक है, तो अगर पूरे GDP में, हाँ नहीं देखो, नहीं कुछ जब वो आगे चल कर आप पढ़ोगे कि उसमें ना क्वालिटी भी मैटर करती है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हम बात नहीं कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, जैसे आप कल का लेक्चर देखना, उसके अंदर जैसे अभी मैंने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में भी आपको बताया, क्वालिटी भी मैटर करती है। अब पॉपुलेशन जैसे बढ़ी है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर हम लोग फिर ये यूथ पॉपुलेशन को भी लेकर चलते हैं और उसके अंदर उसको कितनी क्वालिटी मिली है एजुकेशन की। तो एज अ परसेंटेज ऑफ GDP इट इंक्रीज फ्रॉम 0.64 टू 4.13%। ठीक है, तो थ्रू आउट दिस पीरियड, कौन सा पीरियड, 1952 से लेकर 2014 तक, द इंक्रीज इन एजुकेशन एक्सपेंडिचर हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म। आ गई ना ये वाली बात, हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म। अब ये जो लाइन है ये आपको बता देगी कि आप इन तीनों ट्रेंड में से कौन से ट्रेंड को एलिमिनेट कर सकते हो। नहीं, कौन सा ट्रेंड एलिमिनेट हो जाएगा आपके डिस्कशन में से, कॉन्टिन्यूस राइजिंग वाला पहला ट्रेंड, इसकी कोई जगह नहीं है, इसकी कोई जगह नहीं है, कॉन्टिन्यूसली राइज नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना वैसे भी कि डेवलपिंग कंट्री के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है, लगातार हर एक सरकार इक्वल फोकस देती जा रही है, प्रीवियस सरकार के कंपैरिजन में वो वाली सरकार खर्चा बढ़ाते चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में, एंड देयर हैज़ बीन इरेगुलर राइज एंड फॉल। अब इरेगुलर राइज एंड फॉल हुआ है, और देखो साफ तरीके से शब्द आ गया है, इरेगुलर राइज एंड फॉल। तो आप इसको क्या कहोगे, आप एक और एलिमिनेट कर सकते हो, एक और ट्रेंड, कौन सा, सेकंड तरीके का ट्रेंड, क्योंकि ये बात थोड़े बहुत सेटबैक है, लेकिन वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। लेकिन इरेगुलर राइज एंड फॉल अगर बात हो गई तो ट्रेंड सेट है हमारा, एजुकेशन के क्षेत्र में जो खर्चा जो है वो रोलर कोस्टर राइड कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले मार्क कर दिया था यहाँ पर, कभी कुछ सरकारों ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है, कुछ सरकारों ने बहुत कम इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, टू दिस इफ वी इंक्लूड द प्राइवेट एक्सपेंडिचर मतलब जो हमारे घर वाले, हमारे मम्मी पापा करते हैं हमारी शिक्षा और उसके हेल्थ के ऊपर, लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। द प्राइवेट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड बाय फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस मतलब मान लो कि जो कुछ लोग NGO वगैरह चला रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं, और कुछ सोसाइटी ऐसी चला रहे हैं, कुछ स्कूल्स चला रहे हैं जिसमें वो फ्री में अपने एरिया के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, मतलब फ्री में डिग्री नहीं दे रहे, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब उनकी कोई फीस वगैरह उनसे नहीं ले रहे हैं, पढ़ाते उनको काबिल बना रहे कि तुम्हें 10वीं के बाद 12वीं के बाद से डिग्री मिल जाएगी
और तुम कहीं ना कहीं अच्छी जॉब ले सकोगे। तो अगर हम इन सारे, जहाँ पर सरकार का कोई योगदान नहीं है, इन सारे खर्चों को अगर इंक्लूड करें, प्राइवेट वाले जो आपके घर परिवार मम्मी पापा करते हैं, और फिलेंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशन जैसे कोई फ्री में कोई मदरसा पढ़ा रहा है बच्चों को, या फिर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कोई बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा है, या कोई प्राइवेट स्कूल खोल कर बैठा हुआ है और कोई फीस नहीं ले रहा, तो टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर शुड बी मच हायर, तब तो वो ज़्यादा है। लेकिन इसने भी एक डिवीजन क्रिएट करी है सोसाइटी के अंदर। सरकार ये चीज़ अगर अच्छे लेवल पर सुनिश्चित करवाए कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो शिक्षा जो मिलती है उसी क्वालिटी की शिक्षा सरकारी स्कूल में मिले, तो बात है भी। क्योंकि हमने ये देख लिया है, डिस्कशन हमारी कल ही कंक्लूड हो गई थी लास्ट लेक्चर में, कि देखो अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कंटेक्स्ट के अंदर अगर हम ये मान रहे हैं कि दो उसके सबसे इंपॉर्टेंट पहलू हैं, पिलर है, शिक्षा और स्वास्थ्य, लेकिन अगर उसके अंदर क्वालिटी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है अगर आप ये इंश्योर कर भी दो तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो ही जाएगा। अब एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, इट टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले तो बेसिक लेवल की शिक्षा ही पूरी होगी ना किसी भी बच्चे की, है ना। एंड द शेयर ऑफ हायर या फिर टर्शरी एजुकेशन लाइक इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग लाइक कॉलेजेस, पॉलीटेक्निक, यूनिवर्सिटीज, ये सबसे कम है। क्यों? जैसे जैसे एलिमेंट्री से हम टर्शरी एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास से होते हुए हम लोग कॉलेजेस की तरफ बढ़ते हैं, क्या बढ़ जाता है? क्या बढ़ जाता है? ड्रॉप आउट रेट्स। अब ड्रॉप आउट रेट्स वो मर्जी से भी बढ़ जाते हैं और कुदरती रूप से भी बढ़ जाते हैं। कैसे? पर्सन पढ़ाई करने में बहुत अच्छा है, एक कोई पर्सन है वो पढ़ाई करने में बहुत अच्छा है, सडनली फैमिली में कुछ ऐसी अनहोनी हो गई है, कोई ऐसी बात हो गई जहां पर आप उसकी कोई फीस नहीं भर सकता, छोड़नी पड़ेगी पढ़ाई लिखाई और नौकरी पकड़नी पड़ेगी। एक पर्सन है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और वो टॉप प्राइवेट जो है स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन क्या कह रहे हो गुंजन? लेकिन उसके क्या कहते हैं, उसके बाद क्या हुआ, जो 12th उसने करी उसका मन जो है खत्म हो गया पढ़ाई में लगने से, और उसने अपना फैमिली बिजनेस वगैरह ज्वाइन कर लिया। हम यहाँ पर ना जब एजुकेशन क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सक्सेस की बात नहीं करते हैं। मतलब आपको ये डिस्कशन यहाँ पर बीच में नहीं लानी है तो क्या हो गया सर, उसको पता होगा, उसको कॉन्फिडेंस होगा कि वो पापा का बिजनेस वो शुरू से ही संभाल ले, क्या करेगा पढ़ लिख कर, ये डिस्कशन सभी यहाँ पर नहीं लानी है। हम यहाँ पर कोर तरीके से सिर्फ ये बात कर रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर खर्चा कितना और टर्शरी एजुकेशन के ऊपर खर्चा कितना। फिर बाद में जब सरकारी सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है, 6 से 14 साल तक तो आपको फ्री में सपोर्ट करती रहेगी सरकार, है ना। राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसके बाद वो जब सरकार उंगली छोड़ देती है तो बहुत सारे बच्चे इतने सक्षम नहीं रह जाते हैं कि अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकें। फिर इसके और भी फैक्टर्स होते हैं, सोशल और साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स भी होते हैं। कैसे? घर परिवार इतना सपोर्ट नहीं कर रहा, जब तक 14 साल तक आपकी फ्री शिक्षा थी, अब जब फीस मांगने का टाइम आया तो किसी गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनके जो पिताजी हैं वो दारू में डूबे रहते हैं, नशे करते रहते हैं, चरस गांजे के अंदर इन्वॉल्व हैं, जुआ खेलते रहते हैं। जब बच्चा उनसे फीस मांगने जाता है तो वो कहते थे क्या ज़रूरत है पढ़ने लिखने की, काम धंधा कर, घर का हाथ वाथ बटवा, कुछ पैसे कमा कर घर लेकर आ। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना रहता है कि पर्सन अपनी किस्मत से हार मान जाता है और फिर पर्सन शिक्षा पूरी अपनी नहीं कर पाता। ये रीज़न है ड्रॉप आउट रेट्स के। ड्रॉप आउट रेट्स का एक कोर रीज़न जो है, जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, वो है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट वॉशरूम रहना हिंदुस्तान के विभिन्न स्कूलों में शुरुआती दिनों से। एक लड़की की उम्र जैसे जैसे बड़ी होगी उसके पीरियड शुरू होंगे, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी। भारत के बहुत सारे इलाकों में ऐसा देखा जाता है जहां पर जो स्कूल्स वगैरह चल रहे हैं, एक बार वो बन गए, भले वो सरकारी स्कूल हो या कैसे भी स्कूल हो, एक बार वो बन गए, बाद में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन वगैरह नहीं करवाया गया। अब लड़कियां बहुत दूर दराज से चलकर आ रही हैं, ट्रैवल कर आ रही हैं, साइकिल पर आ रही हैं, या मम्मी पापा छोड़कर जा रहे हैं, जो भी है। लेकिन अब ये चीज़ तो एक बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है ना कि फीमेल और मेल का वॉशरूम बचपन से ही, लड़कियों का जो वॉशरूम है, जो टॉयलेट्स हैं, वो अलग रहने चाहिए, लेकिन स्कूल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है या पानी नहीं आ रहा स्कूल के अंदर। तो बहुत सारी लड़कियां जो हैं, अब अगर उनको जाना है, वॉशरूम जाना है, या मान लो कि बात यहाँ पर सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल की नहीं है,
अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर उनको पैड्स चेंज करने अगर अपने, या वॉशरूम जाना है अगर उनको, टॉयलेट यूज़ करना है, तो अब वो बॉयज़ वॉशरूम में जा रही हैं। बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि छोटी उम्र के जो लड़के हैं वो हरकतें ऐसी कर रहे हैं जिससे लड़कियों का शोषण हो रहा है, या फिर उनकी वीडियोस बन रही हैं, या फिर उनको बाथरूम में लॉक कर दिया जा रहा है, तंग करा जा रहा है, या स्कूल के रास्ते पर कोई फॉलो करने लगा और लंबा रास्ता है घर तक जाने का। इस वजह से भी बहुत सारे माँ बाप या लड़कियां खुद साइकोलॉजिकल प्रेशर ले लेती हैं, और ये भी एक रीज़न है ड्रॉप आउट रेट्स का, और ये प्रमुख कारण है। ये वाले कारण अभी इकोनॉमिक्स की किताब आपको नहीं बताएगी, ये आप इंडियन सोसाइटी पढ़ोगे जीएस पेपर 1 में जब मेरे साथ, और 12th क्लास की सोशियोलॉजी वाली जो एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट है आप उसमें देखना, उसमें ये स्टडीज हो रखी हैं इसके ऊपर, सर्वे हो रखे हैं, तो इस वजह से भी ड्रॉप आउट रेट बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि देखो हम एक रियलिटी को मना नहीं कर सकते कि आज भी जो इंडियन मेल्स हैं वो कहीं भी खड़े होकर सुसु कर लेते हैं, ठीक है। अब किसी आप बहन से, अपनी बीवी से, गर्लफ्रेंड से, मम्मी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो कहीं पर भी जाकर जो है वो टॉयलेट कर कर आ जाएं, ठीक है। बात इज्जत की होती है, बहुत सारे पैरामीटर्स हमारे सोसाइटी के अंदर होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें अगर एजुकेशन के क्षेत्र में देखो एक चीज़ पर वार करते हैं और वो है ड्रॉप आउट रेट्स, ठीक है। अब नॉर्मल सी एक बात बताता हूँ, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हाईवे पे जब कोई जा रहा है, कड़कड़ाती हुई ठंड है, तो भाई अगर जेंट्स को वॉशरूम लगी है वो गाड़ी रोक के साइड में कहीं भी सुसु कर लेंगे। फीमेल को लेकिन हमेशा ये बोला जाता है कि कहीं कोई जगह आने तो, कोई होटल आने तो, कोई रेस्टोरेंट आने तो, वहाँ पर हम तुम्हें करवा देंगे। डिफरेंस यही है, ठीक है। दो ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट स्पेंड्स लेस ऑन टर्शरी एजुकेशन, एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इन टर्शरी एजुकेशन, एक सेकेंड लाइन रिपीट करता हूँ, दो ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट स्पेंड्स लेस ऑन टर्शरी एजुकेशन। हाँ, हायर कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल पर सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन ऐसा नहीं मिलता। वो अलग बात है, स्कॉलरशिप फेलोशिप स्कीम जो मिलती है, लेकिन वो स्कीम का पैसा पर्याप्त नहीं होता किसी की भी शिक्षा को पूरा करने के लिए, ठीक है। और बात यहाँ पर सिर्फ ये नहीं होती ना, अब आपको यार ओपन से थोड़ी ना कॉलेज करना है, और करना भी तो फीस तो देनी पड़ेगी, और आपको सिर्फ ह्यूमैनिटीज से, सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज की तरफ थोड़ी ना ओरिएंटेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंजीनियरिंग और डॉक्टर की अगर वो फील्ड को अगर आपको करना है तो आप ओपन से थोड़ी ना कॉलेज करके बैठ जाओगे कि मैं खुद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स खुद घर पे पढ़ लूंगा और मैं बैठे बैठाए घर पे ओपन एग्जाम देते हुए डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, या मेरा आईटी हो जाएगा ऐसे करते करते क्लियर, या मुझे फीस नहीं देनी पड़ेगी एमबीबीएस करते हुए, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह की। बहुत कुछ ये चीज़ होती है। येस आई नो, गवर्नमेंट बड़े सारे, आपको पता होगा कि चैनल्स रन करती है, इंस्टीट्यूट्स रन करती है, जहाँ पर फ्री में बच्चों को सिविल सर्विस की तैयारी करवाई जाती है, मेडिकल फील्ड की क्षेत्र की तैयारी करवाई जाती है, इंजीनियरिंग की तैयारी करवाई जाती है। लेकिन पॉइंट ये इसके अंदर जागरूकता क्या है, कहाँ है? आप मुझे एक नाम बताओ जरा, कोचिंग का जो सरकार चला रही हो जहाँ पर मेडिकल की तैयारी, ऐसे हैं बिल्कुल है, लेकिन नाम बताओ ना, हमारे अंदर जागरूकता क्या है? हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमने नाम नहीं सुना आज तक इसका। सरकार ऐड दे रही है इलेक्शन के टाइम पर। आजकल आप यूट्यूब का कोई सी भी एक वीडियो चला लो, गाना चला लो, कुछ भी चला लो, बीजेपी और कांग्रेस के ऐड रख देंगे इलेक्शन के टाइम पर। ये जागरूकता वाले ऐड कहाँ गायब हो जाते हैं? कहाँ आता है ऐसा ऐड, बताओ? हम सारे तो लगे रहते हैं पूरे दिन सोशल मीडिया पे, इधर उधर ऑनलाइन पढ़ने, वो करने। कहाँ आते हैं ऐसे ऐड के ये एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप जाओ, फ्री में एनरोलमेंट होगी, आपका पास आधार कार्ड और ये लगेगा, या फिर ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पर फ्री में वो करवाया जाएगा, कुछ भी हो ऐसा। लेकिन है क्या प्रोसीजर, क्या है, क्या नाम है, कहाँ जाना है? दिल्ली में कहाँ जाऊँ मैं, या यूपी में अगर मैं बैठा हूँ तो कहाँ जाऊँ, बिहार में कहाँ जाऊँ घूमकर, पंजाब में कहाँ घूमूँ मैं ऐसे इंस्टीट्यूट को ढूंढने? तो एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इन टर्शियरी एजुकेशन इज हायर देन डेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो खर्चा जो होता है ना पर स्टूडेंट टर्शियरी एजुकेशन में, वो ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पर हर तरह की फीस की बात आ जाती है, जैसे स्कूल जनरली लोगों के पास होते हैं, कॉलेज के लिए लोगों को अपने कभी कभार शहर भी छोड़ना पड़ता है, ठीक है। फिर हॉस्टल के चार्जेस हैं, वहाँ पर आप जाओगे तो कभी दोस्तों के साथ बाहर निकल रहे हो, कभी आपके पास स्कूटी है खुद की, कभी उसमें पेट्रोल भरवाना है, कभी ट्रैवल करना है, तो जितनी फीस होती है ना उतने ही पर्सन के अदर एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं। यानी कि अगर माँ बाप ये सोच रहे हैं कि एक सेमेस्टर की फीस 2.5 लाख रुपए है, तो उनको एक सेमेस्टर का 5 लाख का बजट लेकर चलना पड़ता है कि 2.5 लाख और रख सकते हैं एक्स्ट्रा कामों में, जो कि बेफिजूल की खर्ची नहीं कर रहे हमारा बेटा बेटी, लेकिन क्योंकि राज्य के बाहर गए हैं अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने, तो ये एक्स्ट्रा खर्चे उनके लग सकते हैं। कोई चीज़ फोटो कॉपी करवानी है, कभी वो बाहर खाने भी जाएंगे, कभी जो है हॉस्टल की फीस देनी है, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं, कोई फ्लैट लेकर अपना पर्सनली रह रहा है, काम वाली किसने लगवा रखी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये हर कितने परिवार अफोर्ड कर सकते हैं, बताओ? कितने परिवार एक्स्ट्रा ये चीज़ें अफोर्ड कर लेंगे? इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इन टर्शरी एजुकेशन इज हायर देन डेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। दिस डज नॉट मीन दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम टर्शरी एजुकेशन टू एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब ये भी नहीं होता है, डायरेक्टर आपको ये बता रहा है, इसका मतलब ये मत समझना कि
आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर जो खर्चा होता है सरकारी सुनिश्चित करे कि वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज यहाँ पर लगा दिए जाए, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर पर्सन जो है वो अपना गीली मिट्टी के घड़े का बेस बनाकर तो आ गया है। अब वो पका हुआ घड़ा जो बनेगा और कितने टाइम तक सर्वाइव करेगा ये तो टर्शरी एजुकेशन ही डिटरमाइन करेगी ना जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी को गुजारने का नजरिया या फिर बाहर जाकर काम करने का नजरिया या फिर स्कूल के बियॉन्ड क्या लाइफ होती है ये जानने का नजरिया, उसके बियॉन्ड हायर स्टडीज क्या होती हैं इसके बारे में जो ज्ञान है ये तो आपको कॉलेज के यूनिवर्सिटी के फील्ड पे ही देखने को मिलेगा ना। तो एज वी एक्सपेक्ट स्कूल एजुकेशन वी नीड मोर टीचर्स हु आर ट्रेंड इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जैसे बहुत बार हमारे देश की कमी ये देखी जाती है, अब मुझे दूसरी फील्ड्स का तो नहीं पता डॉक्टर या फिर इंजीनियरिंग फील्ड का, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में इतने हाई कैलिबर के परसेंटेज पर बच्चों की सिलेक्शन होते हैं, एडमिशन होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मतलब 98% मतलब आज के समय में कुछ भी नहीं है। 98.75 पे तो कट ऑफ फुल हो जाती है पूरी की पूरी। ठीक है, पूरी सीट्स बढ़ जाती हैं। लेकिन जब आप अंदर जाते हो आपको लगता है कि आप सिविल सर्विस की तैयारी करोगे या फिर कॉलेज में अपने आप को जो है वो ग्रो करोगे, बहुत एक्सपोजर आपको मिलेगा, तो वो आपको हर चीज़ का मिलता है बस पढ़ाई को छोड़कर। फैकल्टीज़ कभी कभार नहीं आ रहे हैं, वो गायब है, कुछ भी पढ़ाकर चले जा रहे हैं, कैसे भी करके पास कर दे रहे हैं, बच्चे कॉलेज के एग्जाम्स में कुछ भी लिखा रहे हैं, बुक सजेस्ट वहाँ पर नहीं करी जा रही हैं, प्रॉपर करिकुलम नहीं है, बच्चे लाइब्रेरी से बुक उठा उठा के रैंडमली अपना पढ़ रहे हैं, पेपरों के दिनों में कुंजी उठा ले रहे हैं, बाहर से 10 ईयर के पेपर ले आ रहे हैं। ऐसे करके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी क्या हमारे देश की? और फिर कट ऑफ इतनी कि 98.75, 98.25, 99। ठीक है, अब जैसे दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है कॉमर्स वालों के लिए, टॉप का कॉलेज होता है एसआरसीसी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। मिनिमम कट ऑफ 99 जाती है उसकी, 99 में तो सीटें फुल हो जाती हैं उसकी। फीस भी मतलब हालांकि इट इज गवर्नमेंट एफिलिएटेड, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है, लेकिन एज कम्पेयर टू बाकी डीयू के कॉलेजेस फीस उसकी ज़्यादा है। बाकी डीयू के कॉलेज में आपकी 30-35 हज़ार में पूरे 3 साल की ग्रेजुएशन हो जाती है, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती है। लेकिन फिर भी बात ये है ना कि अब जैसे वहाँ पर जो है बच्चे जो वहाँ से पास आउट होते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लाइफ के अंदर। कोई स्विस बैंक में नौकरी कर रहा है, कोई वर्ल्ड बैंक में नौकरी कर रहा है, कोई आगे चलकर आरबीआई में लगा हुआ है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है वहाँ से बहुत अच्छा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है। लेकिन अब ऐसे कितने ही कॉलेजेस हैं जहाँ पर इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि बच्चों का करियर वापस आकर सेट हो जाए। मैनी ऑफ यू आर 90% प्लस होल्डर्स एंड 12th स्टैंडर्ड, कॉलेज आप गए, सब कुछ गए, लेकिन बनी बनाई बैठी बैठाई नौकरी कहाँ है आपके पास, स्पेशली अगर आप ह्यूमैनिटी साइड से हो। और बाकी अगर साइड से भी हो तो जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में भी यार यही होता है, 1% टॉप के फील्ड मतलब टॉप फील्ड में अगर एक इंजीनियर अगर बन सकता है, मतलब जिसका करोड़ों का पैकेज वो एक्सपेक्ट कर सकता है या लाखों का पैकेज जो ऑलमोस्ट करोड़ को टच कर रहा हो, कि आईआईटी अगर आपका निकलता है तो आपका करियर एकदम सेट होता है। आपका करियर तब सेट होता है अगर आप एमबीए की फील्ड में जाना चाह रहे हो, तो अगर आप आईएम गोल्ड मेडलिस्ट हो अगर, तो बाकियों की नौकरी लगती है, अच्छी खासी भी लगती है, लेकिन उस लेवल पे कभी टेस्ट नहीं कर पाती। तो पॉइंट यही है ना भाई, दिस डिस्पैरिटी। और फिर अगर लोग जो है उनके दिमाग को, उनकी डिग्री को ना देखते हो लेकिन उनके दिमाग को दूसरी कंट्रीज अगर अट्रैक्ट करने के लिए हमारे देश में बुला रही हैं, तो फिर ब्रेन ड्रेन क्यों बुरा लगता है फिर देश को कि हमारे देश का ब्रेन ड्रेन हो रहा है? तुम उनको रोक कर रखो ना, वो मैग्नेट बनाओ देश के अंदर के वो चिपके रखें, छोड़ क्यों रहे हो फिर को? तो देयरफॉर एक्सपेंडिचर ऑन ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन शुड बी इंक्रीज। ऐसा नहीं है कि इसका उठाकर वहां पर रख दिया, खर्चा साइमल्टेनियसली हर फील्ड का हमें इंक्रीज करना चाहिए। तो 2014-15 में पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, एक एक इंडिविजुअल के ऊपर सरकार जो खर्चा करती थी एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर, वो स्टेट टू स्टेट वो वेरी करता था। जैसे अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश में वो नंबर निकल कर आता है ऑन एन एवरेज 34,651 रुपीज़, और बिहार के अंदर सिर्फ है 4,088 रुपीज़। तो यहाँ पर ये चीज़, ये इनकम डिस्पैरिटी नहीं, मतलब एक्सपेंडिचर डिस्पैरिटी या फिर अनइवननेस को नहीं दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है कि एक बच्चा जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन को बिहार से ले रहा है उसकी स्थिति क्या होगी, वो कितना समझदार व्यक्ति बनेगा बड़े होकर, वो उसका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है एज कम्पेयर टू वो व्यक्ति जो कि हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल में पढ़ा हुआ है। वो मयूर, आपने आदित्य कुमार की वीडियो देखी होगी, वो कहता 6 क्लास में पढ़ते हैं, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या लगता है? इंग्लिश।
इंस्टाग्राम पे देखा होगा कहीं, फायका वो आता नहीं है, वो बैंगन बोलता जो, क्या आपका फेवरेट विषय क्या है, भेजूंगा मैं क्लास के बाद अभी वो वीडियो, वो मीम सा बन रखा है। हाँ, तो एक बार पता नहीं, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है और ये ऐसे 2050 तक डेमोग्राफिक डिविडेंड को वो करेंगे। और 2050 तक की पता है ब्यूटी क्या और टाइम बॉम्ब क्या है, दोनों चीजें मैं साथ में बोल रहा हूँ, ब्यूटी भी और टाइम बॉम्ब भी। यही जनरेशन है सिर्फ, जो अब जो हमारे बाद वाली जो जनरेशन है ना, यही है बस, जो उस, जब हम बात करते हैं कि यूथ के अंदर वो एसेट और वो प्रोडक्टिविटी को लाने की बात जो हम करते हैं, या जिससे देश को फायदा मिल सकता है, लेकिन वो जनरेशन आप देख लो, जेंजी जनरेशन कहाँ लगी पड़ी है, स्ट्रेस टॉलरेट होता नहीं है और मेहनत करने का मन नहीं है, तो बहुत सारी मतलब फैक्टर्स हैं, या फिर सोशल मीडिया के अंदर लगे रहना, एंथुसियाज्म नहीं होना, ये सब चीज़ें। तो दिस लीड्स टू डिफरेंसेस, एक सेकेंड, दिस लीड्स टू डिफरेंसेस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड अटेनमेंट्स अक्रॉस स्टेट्स। तो यानी कि अलग अलग स्टेट्स में फिर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज चेंज होती हैं, और एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद मतलब चाहे सरकारी खर्चा हो रखा हो चाहे प्राइवेट खर्चा हो रखा हो, लोग क्या बनकर वहाँ से निकलेंगे, ये भी चेंज होता रहता है। तो वन कैन अंडरस्टैंड द इन एडुकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, अगर हम उसको कंपेयर करें विद डिजायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज रिकमेंडेड बाय वेरियस कमीशंस। तो आज से 55 साल पहले लगभग एक एजुकेशन कमीशन का गठन हुआ था 1964 से 66 में, और उस एजुकेशन कमीशन रिकमेंड कर रहा था कि एटलीस्ट 6% जो जीडीपी है वो एजुकेशन के ऊपर स्पेंड होनी चाहिए। अब उस कमीशन ने ऐसा क्यों बोला उस जमाने में 6%? क्योंकि देखो, मैं जैसा कि आपको चैप्टर में बताता हुआ आया हूँ, एक बार आप एक जनरेशन के ऊपर जीडीपी की अधिक मात्रा खर्च कर दो उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर, उसके बाद देश का ट्रैक ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। लेकिन बात वही है ना, फिर करप्शन कैसे होगी या नेताओं की जेबें कैसे भरेंगी, वो भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि सरकार तो ये बोल देती है कि इतना आसान नहीं है, हमें सारे सेक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल वो चीज़ मानी, सारे सेक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ऐसे धीरे धीरे करके गाड़ी को घसीटने से क्या मतलब है। विज्ञान के क्षेत्र में कोई बहुत महारत तो हासिल कर नहीं रहे हो कि आप नासा से कंपीट कर जाओगे, चलो कर भी रहे हो तो देश की परिस्थिति तो देख लो, जहां पर लोग भुखमरी की वजह से मर जा रहे हैं और तुम बात कर रहे हो मंगलयान और चंद्रयान की, क्या फायदा ऐसी डिस्पैरिटी से। वो जरूरी है, जरूरत की तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा ये देश हमारे चीजें पीछे रह जाए, लेकिन जो चीज अर्जेंट है पहले उसको तो एड्रेस करोगे कि नहीं करोगे। आपके घर में रोटी की किल्लत है और आपके पास 1.5 लाख रुपए आए, आप अपने घर की परिस्थिति नहीं समझ रहे और आप जाके आईफोन ले आए कि नहीं यार अच्छी फोटो खींचना भी तो जरूरी है यार, तो इसमें बेवकूफ आप लग रहे हो। और आप उसको कितना भी जस्टिफिकेशन दे लो कि भाई आईफोन मेरी इस काम के काम आता, ये नीड थी मेरी, वो नीड थी, ऐसा था, आपके घर में रोटी की कमी है, भूख की वजह से कभी भी कोई टपक सकता है आपके घर में, आप उसको एड्रेस ना करके 1.5 लाख रुपए अपने घर का राशन ना भरवाकर आपने आईफोन में लगा दिया। ये चीज चल रही है हमारे देश में। तो 6% जीडीपी उस कमीशन ने बोला था, एटलीस्ट 6% जीडीपी बी स्पेंड ऑन एजुकेशन सो एज टू मेक अ नोटिसेबल रेट ऑफ ग्रोथ इन एजुकेशनल अचीवमेंट्स। उसके बाद एक कमेटी बनी थी, आप इनको यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, मेंस की आंसर राइटिंग का बने बनाया सारा कंटेंट है इस चैप्टर के अंदर। आपको हेल्थ की हम लोग बात चैप्टर नंबर 8 में करेंगे, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में सब कुछ आपको बना बनाया यहाँ पर मिल जाएगा। यू डू नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें। तपस मजुमदार कमेटी, इसको अपॉइंट करा था भारत की सरकार ने 1999 में। दिस कमेटी एस्टिमेटेड एन एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड ₹1.37 लाख करोड़ 10 साल तक, 1998 से लेकर 1999 टू 2006 to 7, ताकि सभी भारत के बच्चों को जो कि एज ग्रुप में है 6 से 14 साल में, हम उनको स्कूल एजुकेशन पर्याप्त मात्रा के अंदर दे सकें। एंड कंपेयर टू दिस डिजायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड 6% जीडीपी, मतलब उसने तो ये बोला ना, जैसे एजुकेशन कमीशन ने बोला 6% खर्च होनी चाहिए और इतना इतना इस दूसरी मजुमदार कमेटी ने बोला कि खर्च होना चाहिए। करंट लेवल ऑफ लिटिल ओवर 4% हैज बीन इनएडिक्वेट, अभी कितना होता है 4% के आसपास होता है। तो इन प्रिंसिपल अ गोल ऑफ 6% नीड्स टू बी रीच्ड एंड दिस हैज टू बी एक्सेप्टेड एज अ मस्ट फॉर कमिंग ईयर्स। ये मस्ट कंडीशन है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर सरकार ये कह रही है कि हमारे पास बाकी प्रायोरिटी एरियाज भी रहते हैं, हम एक साथ इतना पैसा कैसे लगाते हैं, तो फिर महारत भी तो हासिल करके दिखाओ ना करंट पैसे के हिसाब से। रिजल्ट तुम्हें कहीं नहीं मिल रहे हैं, एक गोल तो कंप्लीट कर लो, एक चीज में तो महारत हासिल कर लो। और अब जब टाइम बॉम्ब पर बैठ गए हैं तब सरकार जो है वो बातें करने पर आ जाती है कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, वो स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। हम एक टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं,
हमारे पास 2050 से ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर भारत की आबादी भी फिर बूढ़ी होती चलेगी और प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती चलेगी। बाकी कंट्रीज के पास जब टाइम था ना डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने का, उन्होंने फायदा उठाया है। चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया, जापान कहाँ से कहाँ पहुंच गया, साउथ कोरिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया, अमेरिका कहाँ से कहाँ पहुंच गया। भारत, स्टडीज कहती हैं ये, भारत जब ये कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के जो मैंने अभी नाम लिए, जब इनमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का वो यंग एज का पॉपुलेशन क्राइटेरिया था, इन्होंने दिन रात एक कर दिया इंसान को इंसान बनाने के लिए, और भारत इस चीज में 1% भी योगदान नहीं कर रहा है। सिर्फ थ्योरेटिकल बातें और झूठे झूठे कस्में वादे, झूठी झूठी स्कीम्स, जिनके बारे में ना लोगों को जागरूकता है ना लोग अवेयर है उस चीज से। और बात ये है ना, चलो ठीक है सारी बातें ठीक है, तो कहां दिख रहे रिमार्केबल चेंजेस, क्या हो रहा है? और इसके पीछे एक बर्बाद करने के पीछे एक जड़ और है, वो है ग्लोबलाइजेशन। और उस ग्लोबलाइजेशन से उत्पन्न हुई सोशल मीडिया, जिसकी पेनिट्रेशन हिंदुस्तानियों के दिमागों में बस गई, स्पेशली बच्चों के दिमागों में जो यूथ है। और जब आपका मन सोशल मीडिया में लगने लग जाता है, तब आप जिंदगी में कुछ काम नहीं कर सकते हो। आप आजकल 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 करते रहोगे, और वो ऐसे करके आपकी कलमें सफेद हो जाएंगी, लेकिन वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। क्योंकि ये बोरिंग सी किताबें, ब्लैक एंड व्हाइट किताबें, इनको पढ़ने में क्या मन लगेगा जो रील्स देखने में जो मन लगेगा, ये डिफरेंस आ जाता है। तो इन 2009 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट टू मेक फ्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years. Government of India has also started levying 2% education cess on all union taxes. सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। तो ये क्यों कलेक्ट करा जाता है? फॉर स्पेसिफिक पर्पज। तो सरकार मेजरली दो टाइप के कौन से सेस कलेक्ट करती है, एक एजुकेशन सेस और कृषि कल्याण सेस, बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। इन एडिशन टू दिस, गवर्नमेंट सैंक्शंस अ लार्ज आउटले फॉर प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, एंड न्यू लोन स्कीम्स फॉर स्टूडेंट्स टू परस्यू हायर एजुकेशन। तो अगर हम बात करें एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया की, तो जनरली एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन अ कंट्री आर इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ एडल्ट लिटरेसी लेवल, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट, कि वो किसने कितनी कंप्लीट करी है, एंड यूथ लिटरेसी रेट, ठीक है। तो अगर हम ये देखें यहां पर एडल्ट लिटरेसी रेट, परसेंट ऑफ पीपल एजेड 15+, तो उसमें 1990 के आंकड़े हमारे पास हैं, साल 2000 के हैं, 2011 के हैं और 2017-18 के हैं, ठीक है। तो मेल की बात करें, एडल्ट लिटरेसी रेट मेल में 15 साल से जो प्लस जो लोग हैं उनके अंदर लिटरेसी रेट कैसा रहा है, 61.9%, 68.4%, 79%, 82%। तो क्या राइजिंग ट्रेंड पर है? जी हाँ, राइजिंग ट्रेंड पर है, गुड। फीमेल लिटरेसी रेट की बात, फीमेल एडल्ट लिटरेसी रेट की बात करें, 37.9%, 45.4%, 59%, 66%, कॉन्टिन्यूसली राइजिंग ट्रेंड पर है, वेरी गुड। प्राइमरी कंप्लीशन रेट, परसेंट ऑफ रेलिवेंट एज ग्रुप, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन कितनी कंप्लीट होती है, बच्चों की बात करें मेल चाइल्ड, तो 78%, 1990 में 85, 92, 93, कॉन्टिन्यूसली राइजिंग, ये भी अच्छा ट्रेंड है। फीमेल 61, 69, 94, 96, कॉन्टिन्यूसली राइजिंग, गुड। यूथ लिटरेसी रेट, परसेंट ऑफ पीपल एजेड 15+ टू 24, मेल की बात करें 76.6% टू 79%, 90, 93, कॉन्टिन्यूसली राइजिंग। फीमेल की बात करें 54.2, 64, 82 एंड 90, कॉन्टिन्यूसली राइजिंग, ठीक है। तो इस चीज़ में हमने महारत हासिल करी है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की बात करते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई लिखाई का जो सपना है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक सपना ही है। Though literacy rates for both adults as well as youth have increased, still the absolute number of illiterates in India is as much as India's population was at the time of independence, ठीक है। आज भी हमारे देश में जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ, अगर आप इलिटरेट लोग देखो तो वो उतने ही हैं जितने आज़ादी के टाइम पर थे, ठीक है। अब मतलब आप समझ गए होंगे कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, और एज कम्पेयर टू जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, लेकिन अभी जो इलिटरेट्स की जो संख्या, जो अनपढ़ों की जो संख्या, वो उतनी है जितनी आज़ादी के टाइम पर थी। 1950 के अंदर जब भारत का संविधान जो है वो पास करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, इट वाज नोटेड इन द डीपीएसपीस, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि 1950 से कमेंस होना शुरू हो गया था, 1960 तक सारी चीज़ों को संभालते हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सपेक्ट करा था कि
संविधान के अंदर हम डीपीएसपी डाल रहे हैं, और डीपीएसपी आपको पता है गाइडिंग लाइट होती है सरकारों के लिए कि 1960 तक सरकार ये सुनिश्चित करे कि 14 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी सरकार ले ले। ठीक है, तो हैड वी अचीव्ड दिस वी वुड हैव 100% लिटरेसी बाय नाउ। अगर हमने ये उस टाइम पर कर लिया होता तो 100% लिटरेसी रेट हमारा होता। ठीक है, फिर एक बात आती है जेंडर इक्विटी, बेटर देन बिफोर। डिफरेंसेस इन लिटरेसी रेट्स बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स आर नैरोइंग, जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखाता है हमें जेंडर इक्विटी के कंटेक्स्ट में। स्टिल द नीड टू प्रमोट एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इमिनेंट फॉर वेरियस रीजन सच एज, अगर हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ाना है औरतों का, सोशल स्टेटस बढ़ाना है औरतों का, एंड ऑल्सो वुमेन एजुकेशन मेक्स अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी रेट एंड हेल्थ केयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। फर्टिलिटी रेट कैसे बढ़ जाता है, मतलब बढ़ नहीं जाता, मतलब सॉरी इंप्रूव कैसे हो जाता है? पढ़ी लिखी औरत ज़्यादा अच्छे से आत्मनिर्भर बनकर अपने चॉइस, अपने डिसीजंस को खुद ले सकेगी। शी विल हैव अ वॉइस टू रेज इन हर फैमिली एज वेल एज इन लॉज की फैमिली में। मुझे बच्चा कब कंसीव करना है, बच्चा चाहिए भी कि नहीं चाहिए, मुझे कब तक अपना करियर बनाना है, और राइट टाइम क्या होगा मेरी शादी करने का या फिर मुझे बच्चा पैदा करने का। इसलिए किसी भी औरत के हाथ में जब एक जॉब रहती है ना, तो ससुराल वालों के और हस्बैंड के मुंह कम चलते हैं, और जब वो घर पे बैठ जाती है तो वो काम वाली से बदतर हो जाती है। काम वाली तो फिर भी 10 मालिकों की सुनकर महीने के 25-30 हज़ार रुपये घर पर ला रही है, वो चला रही है। एक औरत पूरे दिन अपनी कमर तोड़वाए, पसीना बहाए, काम करे, बातें सुने, फिर भी सब कुछ नाखुश। क्यों? क्योंकि वो घर में बैठी हुई है। घर में बैठा हुआ हर एक इंसान एक टाइम के बाद हर किसी को बोझ लगता है। नौकरी चाहे कैसे भी करो, कुछ भी हो, मतलब ज़रूरी अब नौकरी का मतलब ये नहीं होता कि बाहर जा रहे हो। आपके हाथ में अगर पैसा होता है ना, तो सबको ये लगता है कि हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, तो इसको सुनाने का कोई मतलब नहीं बनता। कल को अगर इसने अलग हो जाना तो ऐसे इसकी रोटी की कमी नहीं होगी इसके ऊपर। इंसान हमेशा उसके ऊपर अत्याचार करके मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उसको दबाता है जब हमें पता लग जाता है कि इसकी रोटी मेरे भरोसे चल रही है। वही इंसान आपको हमेशा सुनाता है। कमज़ोर व्यक्ति को दबाना इसलिए बहुत आसान होता है, और जिसके बारे में आपको ये पता लग जाए कि इसका गुजारा, इसका रहन सहन, इसके ऊपर छत जो सर के ऊपर है और 2 वक्त की रोटी, ये मेरी वजह से चल रही है, तो वो इंसान कभी उस इंसान को इज्जत नहीं देता लंबे समय के अंदर। ऐसे इंसानों की कोई औकात नहीं रह जाती, फिर बोर होने लग जाते हैं ऐसे इंसानों से लोग, चाहे वो घर परिवार के लोग हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, या कोई भी हो। ठीक है, फिर चाहे लव मैरिज का नाम दो उसको दो, और चाहे अरेंज मैरिज का नाम दो, चाहे आप ये कहो कितनी अच्छी बहू थी, कितनी अच्छी बेटी थी, एक टाइम के बाद वो इज्जत खत्म हो जाती है। देयरफॉर वी कैनॉट बी कॉम्प्लिसेंट अबाउट द अपवर्ड मूवमेंट इन द लिटरेसी रेट्स, एंड वी हैव माइल्स टू गो इन अचीविंग 100% लिटरेसी रेट। तो हम ये प्राउड मूवमेंट में नहीं बोल सकते कि हाँ भाई हमने 100% लिटरेसी रेट अटेन कर लिया, आप इसके बाद कुछ रह नहीं गया है, बहुत कुछ रह गया। हायर एजुकेशन की बात करें तो इंडियन एजुकेशन पिरामिड जो है, इट इज स्टीप, इंडिकेटिंग लेसर एंड लेसर नंबर ऑफ पीपल रीचिंग द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। क्यों? मैंने आपको बताया इसका रीजन ड्रॉप आउट रेट्स। मोर ओवर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड यूथ इज हाईएस्ट। अगर हम नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की डेटा की बात करें, या जिसका नाम आप NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या सैंपल सर्वे ऑफिस जैसा पुराना बोला जाता था उसको, तो इन द ईयर 2011-12 रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ मेल्स हु स्टडीड ग्रेजुएशन एंड अबव इन रूरल एरियाज वाज 19%। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है लेकिन फिर भी बेरोजगारी 19% रूरल एरियाज में। देयर अर्बन काउंटर पार्ट्स हैड रिलेटिवली लेस लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट 16%, क्योंकि शहर में कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाता है पर्सन को, कि अगर वो ग्रेजुएट है तो पिज्जा हट में काम कर ले रहा है, डोमिनोज में काम कर ले रहा है, आजकल स्विगी जोमेटो के ड्राइवर बन जाते हैं, अमेजन में फ्लिपकार्ट के ड्राइवर बन जाते हैं। तो शहरों में अपॉर्चुनिटीज बहुत रहती है कि आप कहीं ना कहीं काम कर लोगे। ठीक है, गाँव में लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड वंस वर यंग रूरल फीमेल ग्रेजुएट्स एज नियरली 30% देम आर अनएम्प्लॉयड। अब इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको जॉब वगैरह नहीं मिली। कभी कभार मैंने आपको बताया ना, माँ बाप ये कहते हैं लड़कियों के तुम पढ़ लो, हमने तुम्हारी कॉलेज करवा दी, वो अगर रूरल एरियाज की या कहीं की भी हैं, जनरली ये फिनोमेना रूरल एरियाज में देखा जाता है कि तुम पढ़ लो जितना तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें PhD करना है, तुम्हें MPhil करना है, तुम्हें जो करना है, तुम्हें डबल ग्रेजुएशन करनी है, सब कर लो तुम, लेकिन नौकरी नहीं करने देंगे बेटा हम तुम्हें। वो तुम शादी के बाद अपने हस्बैंड और अपने इन लॉ से पूछना, वो करने दो तो ठीक है, हम नहीं करने देंगे। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस only about 3 to 6% of primary level educated youth in rural and urban areas were unemployed. The situation is yet to improve as indicated by periodic labor force survey 2017-18. Therefore government should increase allocation for higher education और improve भी करे सरकार standard of higher education institutions को, so that students are imparted employable skills in such institutions. So when compared to less educated, a large proportion of educated persons are unemployed.
फीमेल का पर्सपेक्टिव में एक और आपको बता देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है कि वो ग्रेजुएट भी हैं लेकिन 30% फिर भी बेरोजगार रहती हैं औरतें। इसका एक रीजन ये भी है कि सभी औरतों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं मिलता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, स्कीम्स को बहुत अच्छे से, बहुत सीरियसली और डिलीजेंटली फॉलो करा जाता है। बाकी जगह पर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी ये चीज़ होती है लेकिन वो बहुत चालाक तरीके से होती है। जैसे बाकी जगह पर क्या होता है, कम पे स्केल उनको देना, या फिर ये पता लगा लेना कि अगर एक औरत जो है वो सिंदूर लगाकर आई है, चूड़े बनकर आई है हाथ में, तो न्यूली मैरिड है, अभी आगे जाकर रोमांस करते करते बच्चा पैदा कर लेगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी, हमारी कंपनी का भट्टा बैठा देगी, सरकार की फिर गाइडलाइंस को, मैटरनिटी लीव वगैरह को हमें वो करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। मेरी कोई बहन थोड़ी ना, ये मेरी कोई रिश्ता थोड़ी ना, बैठे बैठे इसको क्यों खिलाना, कोई भी कंपनी का हमारे के सोचता है। तो फिर वो कैसे ना कैसे करके बहाने या देकर उसको रिजेक्ट कर देते हैं, टाइम पर निकाल देते हैं, तुम काम अच्छा नहीं कर रही है, काम अच्छा नहीं कर रही है, फिर टॉर्चर इतना करते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि एक वेमेन ही फिर उसके बाद फीमेल जो है बॉक डाउन कर जाती है कि भाई मुझसे तो ना हो पाएगा। ये भी एक सोशल फिनोमेना है। कंक्लूजन, इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर वेल नोन। यूनियन स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे भारत के अंदर है वो सब्सटेंशियल फाइनेंशियल जो एलोकेशन है वो कर रही है सेक्टर के अंदर, लेकिन अभी बहुत कुछ करा जाना बाकी है। तो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, ये हमें इंश्योर करना चाहिए सो एज टू साइमल्टेनियसली अटेन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इक्विटी। इंडिया जो है इट हैज द रिच स्टॉक ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड, जैसा कि मयूर ने बताया, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। 2050 तक हम अपने यूथ के डेमोग्राफिक डिविडेंड का होने का फायदा उठा सकते हैं। 2050 तक भारत की जो आबादी वो यंग एज की तरफ रहेगी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक साउथ कोरिया, चाइना, जापान, यूएसए, जहाँ पर सारी कंट्रीज की आबादी जो है वो बूढ़ी होती चली है। तो नीड ऑफ द आर इज टू बेटर इट क्वालिटेटिवली, और ऐसी कंडीशन हम अपने यूथ को, अपने देशवासियों को प्रोवाइड करें, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन लेवल पर, सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पर, टर्शियरी एजुकेशन लेवल पर, सो दे आर यूटिलाइज इन इंडिया। इसमें हेल्थ सेक्टर का पैरामीटर जो है वो अधूरा रह गया है, जिसको हम चैप्टर नंबर 8 में बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 इज डेडिकेटेड टू हेल्थ। ठीक है, चैप्टर दोस्तों हमारा अटमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सारे डायमेंशन समझ में आए होंगे। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।